हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अंकुर माहेश्वरी और दोस्तों मैं आ गया हूँ फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज में आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी डेरिवेशंस है जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके डेराइव करना शुरू करते हैं। फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और डेरिवेशन को नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए इस चैप्टर में दोस्तों जो जो डेरिवेशन अपन कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहला है स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए। सेकंड है मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला दोस्तों 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, उसका प्रॉपर डेरिवेशन। तीसरा है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, यानी कि जब कोई लाइट स्फेरिकल सरफेस को रिफ्रैक्ट करती है तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशन क्या होता है। फोर्थ है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। दोस्तों लेंस की मदद से जब रिफ्रैक्शन होता है तो कैसे अपन लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, मेनली अपन लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को यहां पे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से जब कोई लाइट पास होती है तो किस तरह से एंगल आई, एंगल ई, इनका आपस में रिलेशन निकलता है। माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन, मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन रहेगी माइक्रोस्कोप के लिए, और लास्ट रहेगा टेलीस्कोप में अगेन मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है जिसमें इंसिडेंट रे आई, टकराई और फोकस से पास करके चली गई। गाइस यहां पे अपन मिरर के केस में जितनी भी इंसिडेंट रेस लेंगे दीज आर पैरा एक्सियल रेस। व्हाट आर पैरा एक्सियल रेस? ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल बनाती है नॉर्मल से। ठीक है, तो इसमें अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज फॉर पैरा एक्सियल रेस फॉर पैराएक्सियल रेस। दो पॉइंट है इस डायग्राम में जो अपन को ध्यान रखने। सबसे पहला जो आपने यहां पे थीटा बनाया है ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, जो यहां पे थीटा बन रहा है ये बहुत ही स्मॉल है। और दूसरा ये जो डी पॉइंट है गाइस और ये जो पी पॉइंट है ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, सो डी पॉइंट, डी एंड पी पॉइंट आर नियरली सेम। दोस्तों डी पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल नियरली सेम रहेंगे क्योंकि जो रेस है वो पैराएक्सियल रेस है। रेस इतना स्मॉल एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे इतना स्मॉल एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ कि डी पॉइंट और पी पॉइंट में हमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ड्राइव करना शुरू करते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। दोस्तों व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखो डी से लेकर सी यानी कि पी से लेकर सी के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो ये वाला गैप होता है, दिस इज कैपिटल आर। और एफ से लेकर पी तक जो ये वाला गैप है, ये है एफ। एफ यानी कि फोकल लेंथ। अब मुझे एफ और आर के बीच में रिलेशन को डिराइव करना है। चलिए दो ट्राइंगल लेते हैं। सो फॉर ट्राइंगल एम डी एफ, दोस्तों अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं एम डी एफ ट्राइंगल तो गौर से देखो, एम डी एफ ट्राइंगल के अंदर मुझे लिखना है tan 2 थीटा। मुझे लिखना है tan 2 थीटा। ये कैसे आया? याला एंगल थीटा, याला एंगल थीटा, तो फिर याला एंगल बन जाएगा आपका 2 थीटा। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल है ये 2 थीटा है, तो ये भी अपोजिट, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो tan 2 थीटा लिखने का ट्राई करते हैं।
So tan 2 theta is md अपॉन एफ पी. ठीक है. अब सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा बन जाता है. ठीक है. तो अगर ऐसा है तो 2 थीटा बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एम डी अपॉन एफ पी. ठीक है. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan 2 थीटा बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 2 थीटा. सिमिलरली अगर आप देखो ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल एम सी डी, फॉर ट्राइंगल एम सी डी. दोस्तों अगर आप ट्राइंगल एम सी डी देखो तो अगेन इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्रॉक्सीमेटली जो थीटा बनेगा, थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली एम डी अपॉन सी पी. ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें. ठीक है. सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 थीटा अपॉन थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका थीटा, यहां पर हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एम डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम डी और एम डी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां पर ये बचेगा R और इधर बचेगा F. देखो जब आपने दोनों को डिवाइड करा तो एम डी कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. तो क्या बचा इधर, CP अपॉन FP. CP जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. FP जो है वो क्या है, फोकल लेंथ. तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, यहां से सॉल्व करके फाइनली F इज इक्वल्स टू R बाय 2. तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है F बराबर R बाय 2, इट इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस, यानी कि जो अपर्चर होना चाहिए मिरर का वो स्मॉल अपर्चर होना चाहिए. पैराएक्सियल रेस तभी हो पाएंगी. तो पैराएक्सियल रेस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, F बराबर R बाय 2, या फिर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. चलिए सेकेंड अपन आते हैं अब दोस्तों मिरर फॉर्मूला के ऊपर, मिरर इक्वेशन के ऊपर. देखो आपके सामने एक डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सी इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ. अगेन यहां पर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, देखिए ऐसे एम से लेकर सपोज यहां पर आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें, ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पे ड्रॉ कर दी, तो अगर ये वाला पॉइंट P है, यहां पर P लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये भी अप्रॉक्सीमेटली P ही रहेगा. रीजन अभी मैंने जस्ट बताया आपको, पैराएक्सियल रेस है, स्मॉल अपर्चर है, तो स्मॉल अपर्चर होगा तो ये वाला जो गैप होता है ये बड़ा नेग्लिजिबल सा गैप होता है जिसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने यहां पर क्या करा, M से P के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी है. ठीक है. चलिए अब इसको ड्राइव करने का ट्राई करते हैं अपन. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. चलिए इस डायग्राम में अगर अपन गौर से देखें तो मैं दो ट्राइंगल इमेजिन कर रहा हूं. कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल MPF और एक ट्राइंगल A-B-F. ये दोनों ट्राइंगल गाइस सिमिलर होते हैं. ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है. ठीक है. तो सिंस ट्राइंगल MPF and A-B-F are
सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, तो ऐसा होने पर इनकी साइड्स का रेशियो लिखते हैं पर अपन, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज MP अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स PF या FP लिख दो, एक ही बात है, FP अपॉन B डैश F, ठीक है। MP अपॉन A डैश B डैश बराबर FP अपॉन B डैश F। दोस्तों MP अपॉन A डैश B डैश, MP जो है वो एग्जैक्टली AB के बराबर है क्या, देखो जो MP है वो एग्जैक्टली AB के बराबर है, तो अगर अपन चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू FP अपॉन B डैश F, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। इसको मार्क कर दें इक्वेशन नंबर 1, इसकी बाद में हेल्प रहेगी अपने को अभी, ठीक है। अब आते हैं अपन और दो ट्राइंगल के ऊपर। अब नेक्स्ट आप ट्राइंगल चूज करिए, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश P, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P। दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो सिंस अगेन यहां पे लिख देते हैं ट्राइंगल ABP is similar to triangle A dash B dash P, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, तो अगेन इनकी साइड्स का रेशियो लिखते हैं, ठीक है। अब इनकी साइड्स का रेशियो लिखते हैं, ट्राइंगल ABP में फिर से लिखते हैं अपन AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ABP में फिर नेक्स्ट लिखते हैं, अगर अपन AB लिखा अपन ने तो BP अपॉन B डैश P, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को गाइस अगर अपन कंपेयर करें तो दोनों के LHS पार्ट सेम आ रहे हैं, है ना। दोनों के LHS पार्ट में AB अपॉन A डैश B डैश आ रहा है और AB अपॉन A डैश B डैश आ रहा है। तो अगर अपन कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों इक्वेशन बन रही है FP अपॉन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं मैं इसको, दैट इज B डैश F अपॉन FP इज इक्वल्स टू B डैश P अपॉन BP, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इनको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब दोस्तों B डैश F, गौर से देखिए, B डैश F को क्या अपन PB डैश माइनस FP के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये B डैश F ये रहा, B डैश F को अपन PB डैश माइनस FP के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से B डैश F को मैंने लिखा B डैश P माइनस FP अपॉन FP, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब दोस्तों साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए FP है फोकल लेंथ विच इज माइनस F, नेक्स्ट B डैश P
बी डैश पी है इमेज डिस्टेंस विच इज माइनस वी, और बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज माइनस यू। ठीक है, मैंने क्या करा, एफ पी, बी डैश पी और बी पी को साइन के साथ लिख दिया, वी यू और एफ को बना करके ऐसे में। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पर मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक बार आपस से इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज बी डैश पी अपॉन बी पी बी डैश पी अपॉन बी पी इक्वल्स बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। ठीक है, अब दोस्तों बी डैश पी को अपन ने अभी अभी लिखा था माइनस का v। ठीक है, और बी पी को अपन ने लिखा था अभी माइनस का u। ठीक है, बी डैश पी माइनस v, एफ पी माइनस माइनस एफ अपॉन माइनस एफ। ठीक है, अब इसको अच्छे से रीअरेंज करते हैं, तो ये हो गया v बाई यू इक्वल्स एफ माइनस वी अपॉन माइनस एफ, माइनस साइन को वापस ऊपर भेज देते हैं, तो v बाई यू इक्वल्स v माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, ये माइनस साइन जब ऊपर गया तो इसने इसको v माइनस एफ कर दिया। यहां तक ठीक है? ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, v बाई यू इक्वल्स v माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ को इधर ले आते हैं, तो वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू यू वी। पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यानी हर एक टर्म को मैंने यू वी एफ से डिवाइड करा। जब ऐसा करा अपन ने तो वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1 बाई यू, इधर यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 बाई वी, इधर यू वी से यू वी कैंसिल हो गया 1 बाई एफ। तो फाइनली आपका आंसर आ गया सॉल्व करके 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाय एफ। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी मिरर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज माय मिरर इक्वेशन। ठीक है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स 1 बाय एफ। ऑलराइट, ऐसे देखो अगर अपन मैग्निफिकेशन देखें यहां पर, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहां पे देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से लिख लेते हैं अपन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज मैग्निफिकेशन। और दोस्तों ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर था? बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, ए डैश बी डैश ये हो जाएगा माइनस का एच डैश, ए बी एच, बी डैश पी, दोस्तों बी डैश पी माइनस वी, बी पी माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, सो वी बाई यू, माइनस साइन चले जाएगा इधर। तो आपके पास अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ चुका है,
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गई आपके लिए दोस्तों मिरर इक्वेशन, और ये हो जाएगा मिरर इक्वेशन की बात मैग्निफिकेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। उम्मीद करता हूं डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं दोस्तों अपन। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे ओ से निकली इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड करेगी। अब बेंड करके जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है वो हो गया आई। अब एक रे बिल्कुल सीधी गई यहां से नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर, तो ये रे यहां पर आकर के मीट करी तो यहां पर इसकी इमेज फॉर्म कर गई। ठीक है, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, इमेज बनी है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। अब मुझे निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस n1, इमेज डिस्टेंस n2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का एक रिलेशन। चलिए तो कुछ एंगल्स अपन यहां पे मार्क कर देते हैं जिससे कि हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। मान लो कि ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, और सपोज ये वाला एंगल है गामा। और सिंस जो रेस है वो अगेन पैराक्सियल रेस है। ठीक है, जो एंगल बन रहे हैं दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। एंगल आई ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, आर ले लो, सारे ही एंगल जो हैं वो बड़े स्मॉल रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, एन से एक रे बनाई ऐसे जो परपेंडिकुलर जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल NOC। देखो ट्रायंगल NOC में अगर गौर से देखें, ट्रायंगल NOC सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। अगर दो इंटीरियर एंगल का सम निकालते हो तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। यानी कि यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो फॉर ट्रायंगल NCI, ओके, सो फ्रॉम ट्रायंगल NCI, अगर आप ट्रायंगल NCI में देखो तो दो इंटीरियर एंगल्स का सम यानी कि R प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा। तो यहां से R का वैल्यू आ जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और एक दूसरी वाली इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये एंगल बड़े स्मॉल है। ठीक है, ये एंगल बड़े स्मॉल एंगल है। अब अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलिए अप्लाई स्नेल्स लॉ। एंगल बड़े छोटे हैं, ठीक है, तो एंगल अगर स्मॉल है तो साइन जो होता है साइन थीटा, ये ऑलमोस्ट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन स्नेल्स लॉ यहां पे अप्लाई करें तो दोस्तों इक्वेशन क्या बननी चाहिए, देखिए n1 इंटू आई इक्वल्स n2 इंटू आर। चूंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो इसलिए साइन आई को हटा करके मैंने आई लिख दिया और साइन आर को हटा करके आर लिख दिया। ठीक है, अब आई का वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा n2 इंटू बीटा माइनस गामा। ठीक है, चलिए इक्वेशन थी n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 इंटू बीटा माइनस गामा। अब बीटा वाली टर्म को एक तरफ चलने देते हैं,
सो n1 इंटू अल्फा प्लस n2 इंटू गामा एंड बीटा कॉमन, n2 माइनस n1। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखिए, इधर इस पूरे ट्राइंगल में यहां पर अपन ने एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, एंगल बड़े छोटे हैं। तो दोस्तों इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं देखूं ट्राइंगल NMO, ट्राइंगल NMO, और इसमें अगर मैं अल्फा निकालूं तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि अल्फा बड़ा छोटा एंगल है तो tan अल्फा कैन अप्रोक्सीमेटली बिकम अल्फा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन अल्फा, बीटा और गामा, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहां से अल्फा बन जाएगा आपका mn अपॉन om, बीटा बन जाएगा nm अपॉन mc, और गामा बन जाएगा गाइस nm अपॉन mi। ठीक है, ये आ गए आपके अल्फा, बीटा और गामा के वैल्यू। अब इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो n1 इंटू mn अपॉन om प्लस n2 mn अपॉन mi इक्वल्स n2 माइनस n1 mn अपॉन mc। देखिए अब इन सब में जो न्यूमरेटर में mn आ रहा है वो कॉमन है, तो mn हो जाएगा, सारा जगह कैंसिल, ये mn और ये mn हो गया कैंसिल। ठीक है दोस्तों, om, अब आप गौर से देखो, om जो है, om है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेफ्ट में बन रहा है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में बन रहा है, तो लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव। mi इमेज डिस्टेंस, राइट में बन रहा है तो पॉजिटिव। mc राइट में बन रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को विद साइन कन्वेंशन अगर यहां पे पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन बनेगी आपके पास n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v इक्वल्स n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, अब इसको पूरा अच्छे से अगर अपन रीअरेंज कर लें तो फाइनली आपके पास देखो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है दोस्तों, ये होती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में। दोस्तों नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारी अब रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। अब देखिए लेंस के अंदर दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम दो फॉर्मूले डिराइव कर पाएंगे, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक लेंस फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर एक लेंस है जिसकी एक सरफेस है ABC और एक सरफेस है ADC। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है O पर, इमेज बन रही है फाइनली I पर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है OB, इमेज का डिस्टेंस है DI। ठीक है, एक और चीज यहां पे जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि लेंसेस जो यहां पर अपन अज्यूम करेंगे गाइस वो रहेंगे थिन नेचर के। लेंस बहुत थिन होंगे, यानी कि ये जो B पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अपन इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं कि सिंस
lens is thin, so B and D point are nearly same. ठीक है, यहां पर गाइस ये जो ओ बी है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओ बी हो जाएगा माइनस का यू, और बी आई या डी आई बोलो एक ही बात है, ये हो जाएगा प्लस का वी. ठीक है, तो ये अपन ने लिखा बाय साइन कन्वेंशन. ठीक है, अब इसकी आगे अपन को नीड रहेगी अपन जब इसको डिराइव करने वाले होंगे. तो चलिए रिफ्रैक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए बी सी सरफेस के लिए. हम इसमें एक और पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं कि जो आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, और जो इनसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस के वो है n2. आउटसाइड n1 है और इनसाइड n2 है, और n2 का वैल्यू n1 से ज्यादा है. ठीक है, n2 इज ग्रेटर देन n1. चलिए सबसे पहली सरफेस लेते हैं ए बी सी सरफेस के लिए. तो दोस्तों ए बी सी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O पर. अब इस ऑब्जेक्ट O की एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी जिसको अपने नाम दे दिया I1. तो ए बी सी सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर सरफेस ए बी सी. ठीक है, अब देखिए ए बी सी सरफेस के लिए अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं तो गौर से देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी. इमेज बन रही है I1 कौन से मीडियम में, N2 मीडियम में. तो ऐसे लिखने में आएगा दैट इज N2 अपॉन BI1, N2 अपॉन BI1 माइनस N1 अपॉन OB. चूंकि OB जो है वो नेगेटिव साइड में है, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं माइनस OB इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन BC1. ठीक है, R1 है वैसे तो ये, पर इसको अपन ने BC1 लिख दिया यहां पर अभी. अब ये माइनस माइनस मिलकर अगर प्लस हो जाएगा तो उसकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी N2 अपॉन BI1 प्लस N1 अपॉन OB इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन BC1. तो दोस्तों ये इक्वेशन सॉल्व करके आई हमारी N2 बाय B1 प्लस N1 बाय OB इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन BC1. इसको मार्क करते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1. ये लिखा है आपने फॉर सरफेस ए बी सी. आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सरफेस ए डी सी के लिए. अब दोस्तों ए डी सी सरफेस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा I1. देखिए एक सरफेस से जो इमेज बनती है वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऐसे में ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. I1 जो है वो N2 वाले मीडियम में बना था और इमेज जो है वो N1 वाले मीडियम में बन रही है. तो फॉर सरफेस ए डी सी. ठीक है, अब ए डी सी सरफेस के लिए इक्वेशन बनाई जाए अगर, तो यहां पर N1 अपॉन DI. ठीक है, N1 अपॉन DI
माइनस N2 अपॉन DI1। देखिए इक्वेशन क्या होती थी, N2/V, क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है N1 मीडियम में, तो इसीलिए N1/DI माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट था N2 मीडियम में, तो माइनस N1/U, N2/V माइनस N1/U। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था N2 मीडियम में, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इसके लिए N2 मीडियम के अंदर, तो इसीलिए अपन ने DI1 लिख दिया इसको यहां पर, इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन DC2। देखिए वैसे तो N1 माइनस N2 होना चाहिए था, अपॉन माइनस DC2 आता, क्योंकि DC2 बन रहा है मतलब लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आता यहां पर, बट मैंने इसको N2 माइनस N1 लिख दिया, तो वो नेगेटिव साइन अपने आप ही कंपनसेट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये लिखा आपने फॉर सरफेस ADC, ठीक है। तो N1 अपॉन DI माइनस N2 अपॉन DI1 इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन DC2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब गाइस दोनों इक्वेशनों को अगर ऐड करेंगे तो गौर से देखिए, BI1 और इधर आ रहा है DI1। BI1 कह लो या DI1 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि B पॉइंट और D पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, B पॉइंट और D पॉइंट जो है ये दोनों नियरली सेम है, ठीक है। तो जब ये दोनों नियरली सेम है तो यहां पर अपन कह सकते हैं दैट इज BI1 और DI1, BI1 इज इक्वल्स टू DI1, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस वाली टर्म को गौर से देखो एक बार, और इस वाली टर्म को गौर से देखो एक बार, ये टर्म प्लस में आ रही है, ये टर्म माइनस में आ रही है, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल, तो आपके पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो N1 अपॉन DI प्लस N1 अपॉन OB बचेगा इधर, तो ये बचेगा आपके पास N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI इज इक्वल्स टू, यहां पर भी देखिए N2 माइनस N1 कॉमन है और इधर भी N2 माइनस N1 कॉमन है, तो इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन DC2 प्लस 1 अपॉन BC1, ठीक है। अब यहां से दोस्तों अगर अपन N1 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन DI इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 ब्रैकेट में 1 अपॉन DC2 प्लस 1 अपॉन BC1, ठीक है। अब अगर अपन मान लें कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है, यानी कि सो if OB is approaches to infinity, तो गाइस अगर OB इंफिनिटी पर है, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, तो दोस्तों इमेज कहां बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस के ऊपर। इसका मतलब यहां पर जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी इसमें 1 अपॉन DI1, ये DI1 जो बन जाएगा ये बन जाएगा F, ठीक है। सो DI बिकम्स F, DI बन जाएगा F, तो यहां से देखो DI बन जाएगा अगर F, तो 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन DC2 प्लस BC1। दोस्तों DC2 इस तरफ आ रहा है ना, LHS में आ रहा है, तो माइनस का R2, BC1
BC1 राइट में आ रहा है तो प्लस का R1, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन बनेगी इसमें, दैट इज, जस्ट अ मोमेंट, यस, इक्वेशन बनेगी 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और दोस्तों इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप यहां पे देखो n2/n1 माइनस अपॉन n1 1/dc2 प्लस 1/bc1, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 1/f, है ना। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखो तो OB है माइनस U, DI है प्लस V, और ये पूरी टर्म बन जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये बन जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/f। ठीक है, देखिए 1/OB है माइनस U, 1/DI प्लस V, तो 1/V माइनस 1/U। और दोस्तों ये जो पूरी टर्म चल रही थी ये वाली, ये एक्चुअली क्या थी, ये फोकल लेंथ तो थी n2/n1 n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/dc2 प्लस 1/dc1, ये एक्चुअली फोकल लेंथ तो थी, 1/f ही तो था ये। तो अपन ने इस इक्वेशन की मदद से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f निकाल दिया, और इसी फॉर्मूले को गाइस अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में हम दो अलग अलग सरफेस के लिए अगर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, दोनों इक्वेशनों को ऐड करें, तो फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। एक आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला और दोस्तों एक आता है लेंस फॉर्मूला। इज दैट ओके? तो ये हमारा डेरिवेशन फिनिश हुआ लेंस मेकर्स फॉर्मूला का और लेंस फॉर्मूला का। चलिए अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के ऊपर। देखिए सपोज AB सरफेस के ऊपर एक रे इंसिडेंट हुई है। ये रे इंसिडेंट जो हुई है, सपोज ये आई एंगल बना रही है। अब जब ये रे अंदर जा रही है तो एंगल बना रही है R1, इधर बना रही है R2, और जब बाहर निकल रही है तो ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे सपोज E एंगल बना रही है। अब इंसिडेंट रे के पाथ को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए, इमर्जेंट रे के पाथ को अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए, तो ये दोनों रेस एक एंगल पे मीट कर रही है, और सपोज वो जो एंगल है वो है डेल। डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। अब मेरा टारगेट क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर इक्वेशन लिखें, सो फॉर सरफेस AB फॉर सरफेस AB, देखो AB सरफेस के लिए लाइट कितने एंगल पे बेंड करी है इसको अपन निकाल सकते हैं। इंसिडेंट रे वाले पाथ को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल R1 है, ये टोटल एंगल I है, तो I में से अगर R1 माइनस हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा कितना लाइट का बेंड हुआ है AB सरफेस के लिए। तो फॉर सरफेस AB जो del 1 बनेगा, इट इज गोइंग टू बी I माइनस R1। ठीक है, I माइनस R1। नेक्स्ट फॉर सरफेस AC। अब देखो AC सरफेस के लिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए AC सरफेस के लिए। गाइस AC सरफेस के लिए अगर आप डेल लिखोगे यहां पर, अब तो रे बाहर निकल रही है E से, इंसिडेंट हो रही थी R2 पे, तो अगर आप इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पाथ को पीछे एक्सटेंड करते हो तो E में से अगर R2 माइनस कर दें
तो मुझे मिल जाएगा कि रे कितना बेंड हुई है ए सी के लिए। तो फॉर सरफेस ए सी जो डेल टू बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ई माइनस आर टू। ठीक है, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन डेल नेट ये हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू। आप दोनों को जोड़ दें एक बार, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा फाइनली आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये हो गया आपका नेट एंगल ऑफ डेविएशन। अब दोस्तों R1 और R2 का रिलेशन देखो यहां पर। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो पूरा, है ना, अगर आप इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखो तो यहां पर आप देखोगे कि R1 और R2 इन दोनों का जो सम आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आता है A के। ठीक है, सो फॉर क्वाड्रिलेटरल AQNR, अगर आप AQNR को देखते हो पूरा क्वाड्रिलेटर को, तो R1 प्लस R2 एग्जैक्टली आता है कैपिटल ए के बराबर। कैपिटल ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आता है। अब R1 प्लस R2 अगर ए के बराबर है तो यहां से आपके पास डेल की मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है, दैट इज आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, आई प्लस ई माइनस ए, यहां से अपन ने डेल निकाल लिया, दैट इज आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब यहां से गाइस अगर अपन एक चीज गौर देखें, डेल जो है वो आई के साथ चेंज होता जाएगा, तो एक ग्राफ बनता है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। देखिए ये रहा वो ग्राफ, डेल का आई के साथ अगर आप वेरिएशन देखो तो ऐसे में एक एंगल ऐसा मिलता है जहां पे एंगल आई और ई बराबर हो जाते हैं, और डेल मुझे मिलता है सबसे मिनिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन आई का वैल्यू हो जाता है ई के बराबर, R1 का वैल्यू हो जाता है R2 के बराबर, इन दोनों को R नाम दे दो। ठीक है, तो यहां से जो R का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा A/2, I बराबर हो जाएगा E के। ठीक है, सो व्हाट इज मिनिमम डेविएशन हेयर, सो डेल मिनिमम कितना बन जाएगा, I और E दोनों बराबर हैं, इनको I नाम दे दो, तो ये बन जाएगा 2I माइनस A। तो दोस्तों यहां से I का वैल्यू कितना आ गया, डेल मिनिमम प्लस A अपॉन 2, और R का वैल्यू A/2। अब आपको I पता है, R पता है, तो इसी मतलब इसकी हेल्प से आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। सो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, now by applying स्नेल्स लॉ, इक्वेशन बनेगी n1 इंटू साइन आई, साइन आई, आई जो है वो कितना है, डेल मिनिमम प्लस A/2। ठीक है, और अगर अपन सराउंडिंग मीडियम को एयर मान लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन आर। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम को अगर अपन एयर मान लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 बराबर n इंटू साइन आर। साइन आर कितना होता है, मिनिमम डेविएशन के केस में A/2। तो दोस्तों यहां से आपके पास आ गया फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n बराबर साइन A प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन A/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। इज दैट ओके? और दोस्तों अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा छोटा है,
सो इफ ए इज वेरी स्मॉल, तो फिर ऐसे केस में डेल मिनिमम डायरेक्टली निकाला जा सकता है n-1 इंटू ए। भाई साइन साइन हट जाएंगे ना, एंगल छोटा है तो साइन और साइन हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए यहाँ चले जाएगा, फिर ए इधर चले जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो डेल मिनिमम आ जाएगा आपका n-1 इंटू ए। दिस इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर वेरी स्मॉल प्रिज्म, जब एंगल ए जो हो वो बहुत ही स्मॉल हो। ठीक है, व्हेन ए इज वेरी स्मॉल तो डेल मिनिमम इज n-1 इंटू ए। तो ये हमारा फिनिश हुआ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए लास्ट पॉइंट के ऊपर, सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉरी, माइक्रोस्कोप में। दोस्तों माइक्रोस्कोप में अगर अपन बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो देखो व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर अ माइक्रोस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है इमेज सबटेंडेड बाय, यानी कि जो इमेज बनती है वो एंगल कितना सबटेंड करती है रेटिना के ऊपर। सपोज वो है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट होता है मैक्सिमम विजुअल एंगल, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नेकेड आई पे, यानी नेकेड आई पर रखते हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि नियर पॉइंट पे रखते हो, तो वो ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड करता है रेटिना के ऊपर, दैट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल। तो इसको लिखने में ऐसे आता है m इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन रेटिना, या आई बोल सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम विजुअल एंगल। ठीक है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। अब दोस्तों यहां पे देखो, जैसे सपोज अगर मैं पहला केस बात करूं यहां पर, कि सपोज आपका ऑब्जेक्ट बना है, ये मैंने सपोज ए ले लिया, ठीक है, ये सपोज मैंने बी ले लिया। सपोज ए में जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है वो बना है, सॉरी, जो मेरी इमेज बनी है वो बनी है नियर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सपोज जो मेरी इमेज बनी है वो बनी है नियर पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो है v। तो अगर इमेज डिस्टेंस दोस्तों v जो है वो d है यहां पर, सपोज ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज सपोज आंखों के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रही है, और सपोज ये जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि फॉर केस ए थीटा विल बी, सपोज ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा आपका h बाय यू, एंड व्हाट इज थीटा नॉट, थीटा नॉट होता है h बाय डी। ठीक है, तो ऐसे में जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बनेगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी d बाय यू। ठीक है, d बाय यू। दोस्तों 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर होता है 1 बाय एफ, तो ये हो जाएगा आपका d ब्रैकेट 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ। ठीक है, चूंकि जो आपका इमेज डिस्टेंस है जो v है वो बना है d पर, यानी कि जो इमेज बनी है माइक्रोस्कोप में वो बनी है नियर पॉइंट के ऊपर, तो v का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी, अगर अपन साइन कन्वेंशन फॉलो करें यहां पर तो, और v का वैल्यू अगर अपन यहां पे माइनस डी पुट कर देते हैं तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा इधर अल्टीमेटली। सो इफ v इज इक्वल्स टू माइनस डी, तो फाइनली आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ये सॉल्व करके आता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। दोस्तों ध्यान रखना, ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के केस में जो इमेज बनती है वो बनती है नियर पॉइंट पे,
तो नियर पॉइंट पे जो इमेज रेटिना पे एंगल सबटेंड करती है दैट इज थीटा। थीटा को लिख दिया मैंने यहां पर h/u, ठीक है, फिर अपन ने फॉर्मूला पुट करके निकाल दिया। सिमिलरली अगर आप इसका बी वाला केस देखो दोस्तों, इमेज बन रही है इंफिनिटी पर जाकर के, तो इमेज जितना एंगल सबटेंड कर रही है वो है सपोज थीटा, तो यहां पे जो थीटा है वो है h/f और थीटा नॉट है h/d। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा d/f। तो ये मैग्निफिकेशन होता है फॉर द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट? जहां पे इमेज फाइनली जाकर के कहां पर फॉर्म होती है, इंफिनिटी के ऊपर। तो दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, 1 + d/f। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए d/f। तो उम्मीद करता हूं थीटा आपको समझ में आ गया होगा। थीटा यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो एंगल कितना सबटेंड कर रही है आई के ऊपर, एंड थीटा नॉट इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो नियर पॉइंट पे, नेकेड आई, कोई लेंस वगैरह नहीं है बीच में, नेकेड आई पे अगर रखते हो तो नेकेड आई पे वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता है आंखों पे, दैट इज गोइंग टू बी थीटा नॉट। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन हुआ, 1 + d/f एंड d/f। ऑलराइट, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट अपना टेलीस्कोप के लिए। देखो टेलीस्कोप में मुझे निकालना है अगर मैग्निफिकेशन, तो दोस्तों यहां पे पॉसिबल नहीं है θ/θ0 करना, क्योंकि θ0 के लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था वो नियर पॉइंट पे होना चाहिए था। अब सपोज मैं मून को देख रहा हूं, सपोज मैं स्टार को देख रहा हूं, तो स्टार को उठा करके लाना और नियर पॉइंट पे रखना ये हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो ऐसे में यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है, इसका मतलब होता है कि फाइनल इमेज जो बन रही है वो आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज बीटा अपॉन ऑब्जेक्ट जो इन्फाइनाइट के ऊपर था वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज अल्फा। तो ये बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के केस में? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो जाएगा दोस्तों बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां पे अगर अपन लगभग अल्फा का वैल्यू देखें तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है h/FO, ठीक है, और अगर अपन बीटा का वैल्यू देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है h/FE, है ना, टैन बीटा। अगर आप यहां पे देखो तो अप्रॉक्सीमेटली जो यहां पे बीटा बन रहा है, ऐसे ये लाइन अगर यहां पे ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एंगल बन रहा है बीटा यहां पर। ओके, तो ये बीटा जो है ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली h/FE। दोनों को डिवाइड कर दें अगर अपन तो h से h हो जाएगा कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन इज यहां पर FO/FE, यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपॉन आई पीस की फोकल लेंथ। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है दोस्तों, वापस से रिकॉल करो, बीटा क्या है? फाइनल इमेज जो आंखों पे सबटेंड हो रही है वो कितना एंगल बना रही है। अल्फा क्या है? जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर बैठा है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। इज दैट ओके? तो ये दोस्तों हमारा फिनिश हुआ रे ऑप्टिक्स के कंप्लीट डेरिवेशन। आई होप ये डेरिवेशंस आपको बेटर समझ में आए होंगे। ये लेक्चर हुआ यहां पर फिनिश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।